हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। और मैं प्रशांत सर आप लोगों को प्रीवियस ईयर गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के जीपीएससी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जीपीएससी जो है अलग अलग बोर्ड के लिए एग्ज़ाम करवाती है। तो एई का एग्ज़ाम हो, मतलब क्लास 2 का एग्ज़ाम हो, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीई की जो एग्ज़ाम होती है, या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसको क्लास 1 की एग्ज़ाम, और एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर डबल ए। तो कुछ कुछ पोस्ट के अंदर जीपीएससी करवाती है, कोई कोई बोर्ड अलग से खुद एग्ज़ाम लेता है, और ख़ास करके एई और डीई की एग्ज़ाम जो है वो जीपीएससी ही करवाती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं जीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो जीपीएससी क्लास 2 का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अंदर जो है टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और वो दो स्टेज में होती है। एक होती है प्रीलिम्स और उसके बाद होता है इंटरव्यू आपका। तो प्रीलिम्स जो है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेक्निकल और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल के अंदर जो है आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, और नॉन टेक्निकल जो है वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल एग्ज़ाम जो है वो 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 300 मार्क्स के अंदर आपका 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल होता है और 200 मार्क्स का टेक्निकल होता है। इसका सिलेबस जो है मैं ऑलरेडी आपको अपने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। अभी हम लोग जो है पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इसके साथ साथ मैं जो है एक सब्जेक्ट वाइज क्लास भी लेके आने वाला हूँ। तो हर सब्जेक्ट के अंदर हम लोग जो है उसका पूरा डिटेल भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रानी की वाव और क्वीन स्टेपवेल। क्वीन स्टेपवेल या फिर रानी की वाव के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर से सही है। पहला स्टेटमेंट हमें बोल रहा है, इट हैज़ बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बिल्कुल सही है, रानी की वाव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लिस्ट किया गया है। दूसरा है, इट हैज़ बीन डिज़ाइन एज ए इन्वर्टेड टेम्पल हाईलाइटिंग द सैनिसिटी ऑफ वाटर। ये भी सही है। और तो आंसर जो है इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, जिसके अंदर जो है रानी की वाव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है, और इसके अंदर जो है वो इन्वर्टेड टेम्पल है डिज़ाइन किया गया, हाईलाइटिंग द सैनिसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ द मेजर एंशियंट सिटी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन एज वन ऑफ द लार्ज हरप्पन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हरप्पन सिविलाइजेशन की सबसे विकसित या फिर सबसे बड़ी पुरानी सिटी कौन सी थी, जिसको जो है हरप्पन के अंदर जो है एंड ऑल्सो वन ऑफ द लार्ज हरप्पन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारत का सबसे बड़ा हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर सबसे बड़ी सिटी कौन सी मानी जाती है। तो आंसर इज धोलावीरा। नेक्स्ट है, द हाइट ऑफ द स्टेचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड इन केवड़िया गुजरात इज 182 मीटर। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नर्मदा जो है सरदार सरोवर डैम जो है वो ग्रेविटी डैम है, सबको पता है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है डिसाइडेड टू amend the common general development regulation to allow the construction of high rise building। तो गुजरात सरकार ने हाई राइज बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए कितने फ्लोर की अनुमति दे दी है। तो 70 जितना फ्लोर हाई राइज स्ट्रक्चर के अंदर 5 मेजर सिटी के अंदर जो है 70 फ्लोर तक जो है कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। सन टेम्पल मोडेरा इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर। सन टेम्पल मोडेरा जो है वो किस नदी के किनारे है। तो आंसर इज पुष्पावती। वल्लभ सागर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डैम। तो वल्लभ सागर जो है वो उकाई डैम के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। इसमें से कौन सा मोनूमेंट गुजरात के अंदर लोकेटेड नहीं है। तो मोहब्बत मकबरा, जामा मस्जिद और सरखे जोजा तीनों जो है गुजरात के अंदर है। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सिद्दी सैयद मौसिक्यू। सिद्दी सैयद मौसिक्यू के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज़ अ क्वाइट फेमस फॉर इट्स इंटरेक्टिव विंडो इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द लेटिस वर्क। मतलब लेटिस वर्क का ये बहुत ही
खुशनुमा एग्जाम्पल है, मतलब बहुत ही इंटीरियर और बहुत ही इसके अंदर झीनी झीनी वर्क किया गया है। एज वन ऑफ द स्टोन विंडो इज़ ऑल्सो द लोगो डिज़ाइन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद। तो एक जो है उसकी जो बारी है, बारी के अंदर जो लोगो बनाया गया है वो भी IIM अहमदाबाद के द्वारा डिज़ाइन किया गया। तो आंसर दोनों इसका सही है। चलिए, दोनों स्टेटमेंट वहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर डैम की जो हाइट है वो कितनी है? तो आंसर इज़ 163 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 111, सरदार सरोवर डैम इरीगेट अराउंड डैश किलोमीटर ऑफ द लैंड इन गुजरात स्टेट। सरदार सरोवर डैम जो है 18,000 किलोमीटर का जो इरिगेशन है गुजरात स्टेट के अंदर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सिटी धोलेरा। धोलेरा सिटी के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इट इज स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ अराउंड 900 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो है 900 किलोमीटर की एरिया के अंदर फैला हुआ है धोलावीरा। इट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। ये भारत का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी भी कहलाता है। इट इज़ बिल्ट अंडर द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टू क्रिएट द इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो तीनों जो हैं यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, एज पर द बाउडिच रूल फॉर बैलेंसिंग द ट्रावर्स। अब यहाँ से दोस्तों सर्वेइंग शुरू होता है। हमारा एक बेसिक सब्जेक्ट है सर्वेइंग। अभी ये जो क्वेश्चंस आपने देखा क्वेश्चन 12 तक, वो सब जनरल क्वेश्चन थे रिलेटेड विद द हिस्ट्री, रिलेटेड विद सिविल इंजीनियरिंग। तो अब ये जो क्वेश्चंस है वो हमारे सर्वेइंग से शुरू हो रहे हैं कि एज पर द बाउडिच रूल फॉर बैलेंसिंग द ट्रावर्स करेक्शन टू ए लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड इज़, मतलब कि लैटिट्यूड के अंदर कोई भी साइड ट्रावर्स जो आप ड्रॉ करते हो, ट्रावर्स के अंदर जो ड्रॉ करते हो, तो कोई भी साइड के जो लैटिट्यूड होते हैं उसके ऊपर जो आपको करेक्शन करना है तो आप कैसे कर सकते हो? तो आंसर जो आएगा एरर इन लैटिट्यूड, मतलब उस लैटिट्यूड के अंदर कितना एरर है, मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ दैट साइड और डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स। तो जो लैटिट्यूड है उसके अंदर कितना एरर आया हुआ है, वो मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड डिवाइडेड बाय एरर इन लैटिट्यूड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर साइड डिवाइडेड बाय सिग्मा एल, मतलब कि टोटल लेंथ ऑफ द ट्रावर्स। पेरीमीटर मतलब आपको निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकलेगा? मान लीजिए आपने यहाँ से एक ट्रावर्स बनाया, दूसरा ट्रावर्स बनाया, ये तीसरा ट्रावर्स बनाया और ये चौथा ट्रावर्स बनाया। इस तरीके से आपने किया तो 1, 2, 3 और 4 जो है टोटल ट्रावर्स का सम कर दोगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है। लैटिट्यूड क्या होता है? तो दोस्तों लैटिट्यूड जो है वो आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर जो प्रोजेक्शन लाइन होती है उसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो प्रोजेक्शन लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिपार्चर। तो ये होता है ईस्ट वेस्ट और ये होगा आपका नॉर्थ और साउथ। ठीक है। तो नॉर्थ साउथ के अंदर मतलब जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको डिपार्चर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज। मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है? तो मैग्नेटिक बियरिंग जो है कोई भी ट्रावर्स के अंदर जो मैग्नेटिक बियरिंग होता है, हमेशा बियरिंग जो है वो नॉर्थ और साउथ से मेजर करते हैं, और ये होता है आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द लाइन। तो देखो दोस्तों, ये होता है आपका, मान लीजिए ये थ्रू बियरिंग होती है और उसके बाद होता है एक मैग्नेटिक बियरिंग और उसके बाद होता है जो लाइन। तो मैग्नेटिक बियरिंग और लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हो गया आपका थ्रू मेरिडियन। तो थ्रू मेरिडियन और लाइन के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं थ्रू बियरिंग, और मैग्नेटिक मेरिडियन और लाइन के बीच के अंदर जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग सिंपली क्या है? मैग्नेटिक बियरिंग जो है वो एंगल होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और लाइन के बीच में। इफ़ द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 132 डिग्री 35 मिनट 45 सेकेंड, द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन बी ए विल बी। तो एक लाइन है, एक लाइन ए बी ड्रॉ किया गया है, यहाँ से ए है और यहाँ से ये बी है। तो लाइन ए बी ड्रॉ किया गया, इसका होल सर्कल बियरिंग जो है 132 डिग्री इसके लिए सेकंड में आएगा। तो यहाँ से मान लीजिए ऐसा कुछ होगा। तो इसका फिर बी ए का होल सर्कल बियरिंग उन्होंने पूछा है। ये हो गया आपका यहाँ से ए और यहाँ से बी,
मतलब ये भी, तो ये इसका जो है बैक बियरिंग लगभग पूछ रहा है। तो ये 4 बियरिंग दिया है, बैक बियरिंग आपको निकालना है, तो क्या करेंगे 360 से इसको माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वो 312 डिग्री 35 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। एन अरिथमेटिक चेक इज द रिडक्शन ऑफ लेवल बाय द राइज एंड फॉल मेथड इज स्टेटेड एज लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल इज इक्वल टू। तो दोस्तों अरिथमेटिक चेक करने के लिए जो हाइट जो हम लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग के अंदर 2 मेथड होता है, एक होता है हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड HI मेथड एंड दूसरा होता है राइज एंड फॉल मेथड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज ऑफ फॉल मेथड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के अंदर 2 चेक लगाते हैं एंड द राइज एंड फॉल मेथड के अंदर 3 चेक लगता है। तो लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL जो है इक्वल होगा किसके, सम ऑफ द राइज माइनस सम ऑफ द फॉल एंड सम ऑफ द बैक साइड माइनस सम ऑफ द फोर साइड। इंटरमीडिएट साइड, बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड ये नहीं आएगा। तो आंसर जो है वो आता है सिग्मा BS मतलब बैक साइड का रीडिंग माइनस सिग्मा ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ राइज माइनस सिग्मा ऑफ फॉल और इज इक्वल टू होता है लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ओके, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द सेकेंड डिग्री for 2 degree on 20 meter chord having a deflection of 36 degree the tangent length will be। टेंजेंट लेंथ यहाँ पे पूछा है, डिफ्लेक्शन एंगल हमको दे दिया 36 डिग्री और कॉर्ड की जो फॉर कर्व हैविंग 20 मीटर, कॉर्ड की जो रेडियस है फॉर कर्व ऑफ 20 मीटर कॉर्ड हैविंग ए डिफ्लेक्शन एंगल इज टेंजेंट लेंथ। तो टेंजेंट लेंथ दोस्तों टेंजेंट लेंथ होता है R tan डेल्टा बाई 2। ओके, R tan डेल्टा बाई 2 ये होता है आपका टेंजेंट लेंथ। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं R की वैल्यू जो है हमें 20 मीटर लेनी है, 20 मीटर आपको लेनी है और 36 बाई 2। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 177 मीटर मिलेगा। तो आंसर आप देख सकते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर प्रिसाइज लेवलिंग when the distance d in kilometer and the permissible error e in the meter then is। तो फर्स्ट ऑर्डर प्रिसाइज लेवलिंग के अंदर जो रिलेशन है वो आपको मिलेगा, परमिजिबल एरर का फॉर्मूला बन जाएगा आपका प्लस ऑफ माइनस 0.060 इंटू अंडर रूट ऑफ डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर f कैन बी कंप्यूटेड एज where u is the distance of object needle from a pole of mirror, v is the distance of image। तो u जो है वो distance of object है और m जो है वो v जो है वो distance of image है और f जो है वो focal length है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। u f इज इक्वल टू हो जाएगा फोकल लेंथ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u इंटू वी डिवाइडेड बाई u प्लस वी। तो आंसर जो है वो आपको a मिलेगा। ठीक है, आंसर आपको a मिलेगा। इन ऑप्टिकल स्क्वायर द 2 मिरर आर प्लेस एट एंगल ऑफ। ऑप्टिकल स्क्वायर के अंदर 2 मिरर को जो है हम लोग 45 डिग्री पर प्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इफ़ द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीनार इज 88 मीटर हाइट ऑन फोटोग्राफ and is 8.8 mm and its top appear is 10 meter away from the principal point, the flying height of the camera is। कैमरा की जो फ्लाइंग हाइट होगी f हमको पूछा है। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला हमको होता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू f अपॉन h माइनस कैपिटल H, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमको लगाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको लगाना है। तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन बी आपको मिलेगा 1000 मीटर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन भी जब मैं पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कराऊंगा तो भी आपको उसके अंदर मैं दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट इज जनरली ग्रेजुएटेड इन। वर्टिकल सर्कल इन थियोडोलाइट जनरली जो है किस में आएगा कि क्वाड्रेंटल
सिस्टम फ्रॉम 0 to 90 डिग्री इन 4 क्वाड्रेंट। तो वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट का जो वर्टिकल सर्कल है, थियोडोलाइट के अंदर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल 2 सर्कल होते हैं। तो वर्टिकल सर्कल की बात किया गया, उसके अंदर जो ग्रेजुएशन होता है वो क्वाड्रेंट सिस्टम में होता है, 0 से 90 डिग्री के अंदर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, ERS, NVSat, Sentinel and RISAT are example of which type of satellite? तो आंसर इज माइक्रोवेव सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग EM स्पेक्ट्रम इज। हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग के अंदर जो है EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूटी फॉर्म में होता है। पैसिव एरर क्या होता है? पैसिव एरर के अंदर जो सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, पैसिव जो है वो सन की सोर्स की एनर्जी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द रेंज ऑफ द मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस इज, मोस्ट स्केल, देखो हार्डनेस मेजर करने के लिए मोस्ट स्केल यूज़ करते हैं, और मोस्ट स्केल के अंदर जो रेंज होता है वो 1 से 10 के बीच में होता है रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल ऑफ विच इट कैन बी कट विद द नाइफ। मिनरल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको नाइफ से काटा जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टाइल। आगे का क्वेश्चन है, विच रिवर ओकेजनली कॉजेज द फ्लड इन गुजरात स्टेट। कौन सी नदी जो है वो कभी कभी गुजरात स्टेट के अंदर फ्लड लेके आती है? तो आंसर इस तापी एंड नर्मदा। तो दोस्तों अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका हाइड्रोलॉजी, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट। तो सभी सब्जेक्ट का अपना खुद न खुद वेटेज है, आप हर सब्जेक्ट से कम 10 से 15 क्वेश्चन मिल सकता है। टोटल टेक्निकल क्वेश्चन याद रखिएगा 200 क्वेश्चन है, और हर सब्जेक्ट से आपको काफ़ी सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर बाय द क्रॉप डेल्टा ड्यूरिंग, डी इज जो है वो डेल्टा है, ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द क्रॉप कैलकुलेटेड एज, वेयर बी इज द नंबर ऑफ डे एंड डी इज अ ड्यूटी। तो टोटल डेप्थ में डेल्टा का फॉर्मूला पूछा, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी इंटू बी अपॉन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमिडिटी कैन बी मेजर्ड बाय, ह्यूमिडिटी को हम लोग कैसे माप सकते हैं? तो ह्यूमिडिटी को जो है साइकोमीटर एंड हाइग्रोमीटर दोनों से मापा जा सकता है। तो आंसर इज सी, बोथ साइकोमीटर एंड हाइग्रोमीटर। द रेशियो ऑफ द रेनफॉल इन ए ईयर एट ए प्लेस टू द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट दैट प्लेस इज नोन एज इंडेक्स ऑफ वेटनेस। रेशियो ऑफ द एक्चुअल रेनफॉल, उस साल के अंदर कितना एक्चुअल रेनफॉल जो हो रही है, और नॉर्मल रेनफॉल, एक्चुअल रेनफॉल और नॉर्मल रेनफॉल का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ वेटनेस। द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्वेक्टिव शोवर इज दैट दे आर ऑफ, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्वेक्टिव शोवर इज दैट टाइप आर ऑफ हाई इंटेंसिटी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। तो कॉन्वेक्टिव शोवर जो होते हैं उसकी कॉन्वेक्टिव शोवर जो होते हैं उसकी इंटेंसिटी हाई होती है और उसका ड्यूरेशन जो है वो कम होती है। ये कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन की बात कर रहा है कि उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है और ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। नेक्स्ट है, इक्विवेलेंट मॉइस्चर इज द वाटर रिटेन बाय सैचुरेटेड सॉइल आफ्टर बीइंग सेंट्रीफ्यूग्ड बाय ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ डैश टाइम ऑफ द ग्रेविटी। इक्विवेलेंट मॉइस्चर जो है वो रिटेन होती है सैचुरेटेड सॉइल के अंदर, और उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ग्रेविटी से 1000 टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। अब आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है इरिगेशन का कि डाइक क्या है। तो डाइक इज़ अ टाइप ऑफ लीविस, डाइक जो है वो एक लीविस का प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, एवरेज फिल्ट्रेशन रेट W इंडेक्स ऑफ एन एरिया इज गिवन बाय, where P is a total precipitation, Q is a total runoff and TR is a duration। तो W इंडेक्स जो होता है वो P माइनस क्यू अपॉन TR, P माइनस क्यू अपॉन TR। इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है इक्वल टू और लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से के जितना या उससे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an aquifer is overlain by a confined bed of impervious material। जब कोई एक्यूफर जो है किसी impervious material के ऊपर आ जाता है,
दिस कन्फाइंड बेड ऑफ ओवर बर्डन इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूक्ल्यूड। जब कोई एक्यूफर, एक्यूफर क्या होता है? एक्यूफर जो है एक ऐसा ओपनिंग होती है, ऐसा हम ग्राउंड लेवल के अंदर जो ऐसा पार्ट होता है जहाँ से वे वाटर अवेलेबल भी होता है और वाटर को वहाँ से हम लोग निकाल भी सकते हैं, उसको हम लोग एक्यूफर बोलते हैं। तो एक्यूफर के ऊपर यदि मान लीजिए कोई इम्परवियस मटेरियल जमा हो गया है तो धीरे धीरे जो है उसके अंदर से वाटर निकालना मुश्किल होता जाता है और वो एक्यूक्ल्यूड के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। वेरियस इन्फिल्ट्रेशन वेल कनेक्टेड बाय द पोर ऑफ द पाइप ऑफ द टू सम्प द वेल इज कॉल्ड एज, बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन वेल को पोरस पाइप से कनेक्ट करने के बाद जो वेल बनता है उसको बोलते हैं जैक वेल। द ग्राफ प्रोड्यूस बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इच इज विद द टाइम इज कॉल्ड एज ए थर्मोग्राफ। इनसेट 2A इज ए, इनसेट 2A एक प्रकार का जियो सिंक्रोनॉइज सैटेलाइट है। थ्योरी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज गिवन बाय आर.ई. हॉर्टन, हॉर्टन के द्वारा जो है वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी दिया गया है। सोरमैन के द्वारा जो है वो यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में बताए थे सोरमैन, ठीक है, तो याद रखिएगा। इंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्यूब वेल मे लीड टू इंक्रस्टेशन ऑफ ट्यूब वेल जो है वो किसकी वजह से होता है? तो रिड्यूस डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्यूबवेल। यदि ट्यूबवेल के अंदर जो है इंक्रस्टेशन क्या होता है? तो जो कोरोजन की वजह से जो है मटेरियल जो है घिसा जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। यदि स्टील की पाइप है, आयरन की पाइप है, तो उसके अंदर जो है सरफेस जो है वो रफ़ होने लगता है। तो जो सरफेस रफ़ होने लगेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से जो है उसका डिस्चार्ज रिड्यूस होने लगेगा। ए वेसल ऑफ 4 मीटर क्यूब contain an oil which weight is 30 न्यूटन, स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट ऑयल इज, वॉल्यूम इसका दे दिया है 4 मीटर क्यूब, ठीक है, और वेट मतलब फोर्स दे दिया है जो है 30 किलो न्यूटन, ओके, मतलब ये वेट दे दिया है। तो स्पेसिफिक वेट क्या है? तो स्पेसिफिक होता है वेट बाय वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट जो होता है वो होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट अपने को दिया है 30 न्यूटन, तो 30 इंटू किलो न्यूटन में ही रखना है, तो 30 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से इसको कट कर दीजिए, आएगा आंसर 7.5। तो एग्जैक्टली सही आंसर है 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास, मर्क्यूरी जो है वो ग्लास को गीला नहीं करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू ऑफ ए लिक्विड इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से अब यहाँ से दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू हो गया है। अब जो क्वेश्चंस हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स के हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं सब्जेक्ट जो क्वेश्चन आ रहा है जिस सब्जेक्ट से पूछा गया है उस सब्जेक्ट के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड करते जाऊंगा। तो हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जीपीएससी 2022 का अभी कैलेंडर आया नहीं हुआ है, तो जीपीएससी 2022 का जैसे ही कैलेंडर आ जाता है वैसे ही आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो कितनी आने वाली है, क्या है, वो आपको क्लियर पता चल जाएगा। When a vertical wall is subjected to the pressure due to liquid on both the side, resultant pressure is the dash of the two pressure. When a vertical wall is subjected to pressure to a liquid on both the side, अभी एक वॉल है, इसके ऊपर दो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर प्रेशर लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा? तो रिजल्टेंट प्रेशर यदि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो दोनों प्रेशर का जो है वो डिफरेंस होगा, ओके, सो रिजल्टेंट प्रेशर होगा। A body floating in a liquid is said to be the neutral equilibrium if meta center is equal to the center of gravity। यदि मेटा सेंटर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इक्वल होता है तो वो बॉडी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, एन इमेजनरी लाइन ड्रॉन इन द लिक्विड in such a way that the tangent to that point give the direction of the motion of that point is called as streamline। एक ऐसा इमेजनरी लाइन जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो क्या होगा कि वहाँ पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो फ्लो के वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है। स्किप द किस डायरेक्शन में किस मोशन में फ्लो मूव कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। यूलर्स इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ फ्लूइड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट
अब यूलर्स का एजम्पशन क्या है, तो यूलर्स ने एजम्पशन विकसित किया कि नॉन विस्कस होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज़ यूनिफॉर्म ओवर द सेक्शन, यूलर्स ने ऐसा बोला है कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और फ्लो इज़ कंटिन्यूस स्टेडी एंड अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन। तो तीनों इसका एजम्पशन बिल्कुल सही है। यूलर्स ने फ्लूइड को नॉन विस्कस बोला था, होमोजीनियस बोला था और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। वेलोसिटी जो है हर सेक्शन के अंदर यूनिफॉर्म होना चाहिए। फ्लो जो है वो कंटिन्यूस होगा, स्टेडी होगा और स्ट्रीमलाइन के अकॉर्डिंग होगा। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर एन एक्सटर्नल माउथ पीस डिपेंड अपॉन, एक्सटर्नल माउथ पीस के अंदर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो लेंथ ऑफ माउथ पीस के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 150, ए लॉन स्प्रिंकलर वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल और इक्वेशन। तो लॉन स्प्रिंकलर मतलब कि जो गार्डन के अंदर आपने फुहारा देखा होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द मोमेंट ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। इन ए फ्री नैपी, नैपी क्या होता है, तो नैपी जो है वो डैम के अंदर जो ये आपने पार्ट देखा होगा ऐसे जहाँ से पानी फ्लो करता है, पानी ऊपर से फ्लो करता है, उसको नैपी बोलते हैं। द प्रेशर बिलो द नैपी इज एटमॉस्फेरिक। फ्री नैपी के अंदर प्रेशर बिलो द नैपी, नैपी के नीचे का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाटर हैमर डिपेंड अपॉन, वाटर हैमर की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर डिपेंड अपॉन द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइप मटेरियल, कि मटेरियल जो है पाइप जो है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप, उस पाइप के अंदर कौन सा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। स्पीड एट विच वॉल्व इज क्लोज, और कितना तेज़ी से आपने वॉल को बंद किया है। यदि पानी अचानक से फ्लो कर रहा है और आपने वॉल को बहुत तेज़ी से बंद कर दिया, तभी भी जो है वाटर हैमर होने का चांस जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्चार्ज थ्रू ए चैनल, द डिस्चार्ज थ्रू ए चैनल ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ टाइम इज गिवन इसको सर्कुलर। तो डिस्चार्ज जो है वो 0.95 टाइम्स होता है, डिस्चार्ज जो है वो 0.95 टाइम्स होता है, और वेलोसिटी दोस्तों 0.81 टाइम्स होता है। वेलोसिटी 0.81 होता है, डिस्चार्ज 0.95 होता है। ब्रेकिंग जेट इज द इम्पल्स टर्बाइन इज यूज टू, इम्पल्स टर्बाइन के अंदर जो ब्रेकिंग जेट है वो किसके लिए यूज़फुल होता है, तो इस ब्रिंग द रनर टू रेस्ट इन द शॉर्ट टाइम। तो शॉर्ट टाइम मतलब कम समय के अंदर ही रनर को जो है वो रेस्ट मतलब रोकने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है इन एन आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन के अंदर वाटर एंटर एट द सेंटर ऑफ व्हील, पानी जो है व्हील के बीच के अंदर एंटर करता है एंड देन फ्लो टूवर्ड्स द आउटर पेरीफेरी ऑफ व्हील, तो इसको बोलते हैं फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। पेल्टन व्हील डेवलप 1750 किलोवाट अंडर ए हेड ऑफ 100 मीटर running 200 RPM and discharging 2500 लीटर पर सेकेंड। द यूनिट पावर ऑफ द व्हील इज, तो इसका पावर पूछा है, तो पावर जो है उसका 1.75 किलोवाट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी हम लोग बेसिकली थ्योरी क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो फ्रांसिस टर्बाइन जो है इम्पल्स टर्बाइन नहीं होता है, वो स्टेटमेंट गलत है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। द रिएक्शन टर्बाइन आर यूज फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, रिएक्शन टर्बाइन जो है वो कम हाइट के लिए और हाई डिस्चार्ज के लिए यूज़फुल होता है। एंगल ऑफ टेपर ऑन ए ड्राफ्ट ट्यूब इज़ लेस देन 8 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है, चलो यहाँ तक हम लोग जो है आज की क्लास के अंदर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास को 58 क्वेश्चन से CPM स्टार्ट हो रहा है, तो CPM वाले क्लास के अंदर हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे, पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने जो है आज की क्लास के अंदर हमने जो है 3 सब्जेक्ट को फोकस कर दिया है। एक था आपका हाइड्रोलॉजी, दूसरा था आपका जो है सर्वेइंग, और तीसरा था आपका जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स।
तो ये 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं और थोड़े जनरल क्वेश्चन जो है सिविल की जो हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बने थे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे CPM एंड PERT के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है और आपको कुछ समझ में आया है तो इसको शेयर कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल जो है GPSC अपना कैलेंडर लेके आएगा। तो GPSC जो है अपना जैसे ही कैलेंडर लेके आता है वैसे आपको रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल पता चल जाएगा। फिर हम लोग जो है आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है तो आप जो है ज़रूर पूछिए।